नमस्ते आप सभी लोगों को। मेरी आवाज़ जा रही है? स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल समृद्धि आईएएस में। आज हम एक नए प्रश्न के साथ उपस्थित हुए हैं और हमारा प्रश्न ये है, सालबाई की संधि न तो अंग्रेजों के लिए सम्मानजनक थी और न ही उनके हितों की दृष्टि से लाभदायक। टिप्पणी कीजिए। जो हमारा आज का पहला प्रश्न है, सालबाई की संधि न तो अंग्रेजों के लिए सम्मानजनक थी और न ही उनके हितों की दृष्टि से लाभदायक। टिप्पणी कीजिए। ये आज का हमारा पहला प्रश्न है और आज हम इसी को करने वाले हैं। एक बार सभी लोग प्रश्न देख लें। चलिए, तो हमारा जो इसमें सबसे पहला पॉइंट जाएगा कि सालबाई की संधि एवं प्रमुख प्रावधान। जो सबसे पहले है कि सालबाई की संधि कब हुई थी और इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे। सबसे पहले पॉइंट में हमको ये बताना है और इसमें आपको बता देना है कि यह संधि अंग्रेजों और मराठों के बीच 1782 ईस्वी में हुई थी। मतलब इस संधि में अंग्रेज थे और मराठे थे, ये दोनों के बीच 1782 ईस्वी में हुई थी, जिसके प्रमुख प्रावधान निम्न है। अब इसके प्रावधानों के तहत यदि आप देखेंगे तो जो सबसे पहला प्रावधान है, अंग्रेज एवं मराठा दोनों एक दूसरे से जीते हुए क्षेत्र लौटा देंगे। जैसा कि अगर पृष्ठभूमि में आपको पता ही है कि इसके पहले 1775 से 82 तक अंग्रेजों और मराठों के बीच 7 वर्ष का युद्ध हुआ था और उस 7 वर्ष के युद्ध के दौरान कुछ क्षेत्र अंग्रेजों ने मराठों का जीत लिया था, तो मराठों ने अंग्रेजों का जीत लिया था। तो इसमें जो संधि होती है और संधि के तहत जो सबसे पहला प्रावधान था वो यही था कि दोनों शक्तियां एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र को लौटा देंगी। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा जो पॉइंट है इसमें कि मराठों ने अंग्रेजों को सल्सेट एवं बसीन, हाँ वही देखिए कि जो मराठा ने जो सल्सेट और बसीन का जो क्षेत्र जीता था वो अंग्रेजों को दे दिया। अंग्रेजों द्वारा माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। अब देखिए, जो ये माधव नारायण राव थे, इस संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने इनको पेशवा स्वीकार कर लिया। चौथा पॉइंट है कि अंग्रेजों ने रघुनाथ राव राघोवा का पक्ष छोड़ दिया और उसे निर्वाह के लिए 3.5 लाख रुपए का पेंशन दिया गया। इसके पहले अंग्रेज जो थे, जो राघोवा के पक्ष में थे, इस संधि के माध्यम से वो राघोवा का साथ छोड़ देते हैं। चूंकि राघोवा अंग्रेजों के एक तरीके से शरणागत था, तो अंग्रेजों ने बीच का रास्ता निकाला और उनके उनके लिए 3.5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन की व्यवस्था की गई इसके माध्यम से, इस संधि के माध्यम से। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट एक है कि अंग्रेजों एवं मैसूर की लड़ाई में अब मराठे तटस्थ रहेंगे और दोनों ने एक दूसरे को दोस्ती का वचन दिया। मतलब अब यदि अंग्रेज जो है वो मैसूर से लड़ते हैं, उनकी मैसूर से, जैसा कि आपने पहले ही देखा था कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जब हैदर अली के नेतृत्व में जो लड़ा जाता है, तो उस समय क्या है कि एक त्रिगुट बनता है। तो उस त्रिगुट में कौन थे? हैदराबाद का निजाम था, मराठे थे और मैसूर थे। ये तीनों मिल करके अंग्रेजों से लड़े थे और उसमें अंग्रेजों की हार हो गई थी इसी वजह से। तो अंग्रेजों की एक मंशा ये थी कि इस संधि के माध्यम से ये जो त्रिगुट बनता है दक्षिण में, मराठों, निजाम और मैसूर के बीच, वो टूट जाए। तो सबसे पहला इन्होंने क्या इसमें प्रयास किया कि अंग्रेजों एवं मैसूर की लड़ाई में अगर अंग्रेज अब मैसूर से युद्ध करेंगे तो क्या होगा कि जो है मराठे अब तटस्थ रहेंगे। मतलब मराठे जो है मैसूर के साथ, अंग्रेजों का यदि पक्ष नहीं दे रहे हैं तो मैसूर के पक्ष पर भी उनको तटस्थ रहना है, मतलब वो न्यूट्रल रहेंगे। अब देखिए क्या हुआ कि अब मराठों को यहाँ न्यूट्रल कर लिया गया। तो ये संधि का प्रावधान है। आपने
पीछे देखा कि संधि कब हुई, किसके बीच हुई, और संधि का प्रमुख प्रावधान। इतनी चीजें आप बताने के बाद जो अगला पॉइंट है वो, आखिर यह संधि अंग्रेजों के लिए लाभदायक क्यों नहीं थी। जैसे कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि यह संधि जो है वो अंग्रेजों के लिए लाभदायक नहीं थी। तो यदि लाभदायक नहीं थी तो क्या कारण थे कि वो लाभदायक नहीं थी, उस पे हम बता देंगे। तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट है कि इस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को जो प्राप्त हुआ वह 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष के युद्ध के बाद, जिसमें उन्हें भारी जन और धन की हानि उठानी पड़ी। मतलब जो ये पीछे जितनी प्राप्तियां अंग्रेजों को हुई वह कब हुई, 7 वर्ष के युद्ध के बाद, जबकि उन्हें पुरंदर की संधि के माध्यम से बिना युद्ध किए मिल रही थी। इसको समझिए, ये जो पुरंदर की संधि थी, चूंकि मराठे युद्ध करना नहीं चाहते थे, मराठों की आंतरिक स्थिति ठीक नहीं थी, और वो पुरंदर की संधि के माध्यम से जो प्राप्तियां आज सालबाई की संधि के माध्यम से मराठों को हुई, वो उसके पहले 75 में ही वो पुरंदर की संधि के माध्यम से देना चाहते थे कि आप ले लीजिए, लेकिन हम युद्ध में जो हमारी कुछ शर्तें हैं उसको मान लीजिए, हम युद्ध नहीं करना चाहते। लेकिन अंग्रेजों को क्या था, अंग्रेजों को लग रहा था कि मराठों की स्थिति कमजोर है, पेशवा की कमजोर स्थिति है, 1761 के बाद वैसे भी इनकी स्थिति कमजोर रहती ही है मराठों की, लेकिन और हम आसानी से हरा देंगे, अंग्रेजों को जो लगा। तो वो युद्ध करने को आतुर थे और युद्ध होता है। फाइनली युद्ध में वो नहीं जीत पाते हैं, तो एक संधि के तहत आते हैं। तो ये यही जो इतिहासकार कहते हैं कि भाई आपको संधि करने की, आपको युद्ध करने की जरूरत क्या थी। अगर आप बिना युद्ध किए ही जो चीज पा रहे थे, अगर 7 वर्ष के बाद युद्ध करने के बाद वो मिल रहा है, तो ये तो आपने काफी पैसे और मतलब एक तरीके से जन और धन की हानि के बाद पाया है। तो ये आपके लिए अपमानजनक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि यह संधि अंग्रेजों के लिए अपमानजनक भी थी, क्योंकि युद्ध की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा की गई थी। अब आप ऐसे सोचिए कि आप अपने पड़ोसी से युद्ध करने जाइए और ये मान के चलिए कि उसको तो हम, मतलब आज वही रसिया यूक्रेन वाली कहानी देख लीजिए। जैसे रसिया को ये लगता था कि हम तो यूक्रेन को 10 दिन में समाप्त कर देंगे, और वो सालों साल, मतलब साल भर से ज्यादा ही हो गया, और अभी पता नहीं कितना दिन वो चलेगा। तो वही हाल यहाँ मराठों के साथ हुआ, मराठे, सॉरी, अंग्रेजों के साथ। अंग्रेज भी सोचते थे कि मराठों को हम बहुत ही जल्दी पराजित कर देंगे और इस तरीके से हम भारत को जीत लेंगे, लेकिन यहाँ वो मराठों से उलझे 7 वर्ष तक लड़ते रहे, लेकिन उनको अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही थी, बल्कि उनका जो कुछ था वो भी हो रहा था। और मराठे जो है वो अपनी प्रतिरक्षा करने में सफल सिद्ध हो रहे थे। तो आप युद्ध करने जाइए और खुद ही आप फिर संधि का प्रस्ताव रखिए, ये तो आपके लिए अपमानजनक ही हुई। तो वही हाल यहाँ अंग्रेजों के लिए भी होता है कि आप युद्ध करने भी गए और आप भी संधि का प्रस्ताव भी दे रहे हैं। हालांकि संधि का प्रस्ताव मराठों की तरफ से भी था। मराठे एक तरीके से प्रतिरक्षात्मक युद्ध लड़ रहे थे, ना कि वो अंग्रेजों को जीतने की क्षमता रखते थे, या उनको पता था कि हम अंग्रेजों को हरा नहीं सकते। फिर भी वो एक तरीके से अपनी प्रतिरक्षा करने में वो सफल होते हैं। तो ये 2 पॉइंट दिखा देना है कि लाभदायक क्यों नहीं रही। अब आगे फिर देखें, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह संधि अंग्रेजों के लिए सम्मानजनक भी थी और उनके हितों की दृष्टि से लाभदायक भी। क्योंकि देखिए, एक इतिहासकार क्या कहता है कि यह तो अंग्रेजों के लिए न तो लाभदायक थी न तो सम्मानजनक, जिसके पक्ष में वो 2 तर्क देते हैं जो मैंने पहले डिस्कस किया। लेकिन इतिहासकारों का एक दूसरा वर्ग है जो ये कहता है कि नहीं, ये जो संधि है ये अंग्रेजों के लिए लाभदायक भी थी और दूर दृष्टि से, मतलब दूरगामी हितों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण थी। और इसके पक्ष में वो क्या तर्क देते हैं, वो कहते हैं कि चूंकि अंग्रेज युद्ध जीत नहीं पाए और जीत सकने की स्थिति में भी नहीं थे। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। भाई अंग्रेजों की मंशा थी कि हम युद्ध जीत जाएंगे, लेकिन वो युद्ध जीत नहीं पाए, 7 वर्ष लड़े, नहीं जीत पाए, और वो जीत सकने की स्थिति में भी नहीं थे। क्योंकि जो सबसे पहला कारण है वो इसलिए नहीं जीत पाए, जीत सकने की स्थिति में, तो क्योंकि उन्हें अपने मात्र देश से,
उस तरीके की सहयोग जो बाद के युद्धों में मिला या जो पहले सहयोग मिला वो नहीं मिल पाया, और मिल सकने की स्थिति में भी नहीं था, क्योंकि वहाँ अमेरिका में क्रांति चल रही थी। तो जो इनका मात्र देश ब्रिटेन था उसकी सारी ऊर्जा जो है वो अमेरिका की तरफ लगी हुई थी, तो वहाँ से नहीं मिल पा रहा था। ये खुद कई मोर्चे पे लड़ रहे थे अंग्रेज, तो इनका जो भारत में भी जो इनकी शक्ति है वो एक तरीके से बटी हुई थी। तो यही चीज वो कह रहा है कि सकने की स्थिति में भी नहीं थे। और मराठों को ये जितना कमजोर समझ रहे थे, मराठे इतना कमजोर थे नहीं, अभी इतना कमजोर वो हुए नहीं थे। अतः सालबाई की संधि के माध्यम से न केवल वे अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखने में सफल रहे, बल्कि 20 वर्षीय शांति के माध्यम से भविष्य के लिए अवसर भी प्राप्त कर लिया। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। अब आगे क्या है इसमें कि ठीक है, हम युद्ध नहीं जीत पा रहे हैं, कि हम समझौता कर ले रहे हैं, लेकिन इस समझौते के माध्यम से अंग्रेजों का अगर देखा जाए जनधन की हानि तो हुई, लेकिन उनका जो क्षेत्र था वो उन्हें वो उस क्षेत्र पर अपना अधिकार बनाए रखने में वो सफल हुए, क्योंकि आपने पहले ही इस प्रावधान में देखा था जिसमें लिखा गया था कि जो भी क्षेत्र एक दूसरे को जो जीते थे वो लौटा देंगे, तो वो अपना जो क्षेत्र उनका था उसको बरकरार रखने में तो ये सफल हो गए। अगर ये युद्ध लंबा खिंचता, हो सकता है कि अगर मराठे इनको पराजित कर देते तो जो इनका एक आधार था वो भी निकल जाता, तो कहीं ना कहीं ये अपने आधार को बचाने में कामयाब रहे इस संधि के माध्यम से। और साथ ही साथ ये 20 वर्ष की शांति, मतलब अब ये 20 वर्ष की शांति इसलिए कही जा रही है कि 1782 के बाद जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है वो 1802 में होता है। तो ये 1782 से 1802 के बीच में ये जो 20 वर्ष की शांति इन्होंने मराठों के ओर से पा गई, तो इसका प्रयोग इन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाने में किया। इस दौरान इन्होंने दक्षिण की एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति थी मैसूर, उसको निपटाने में किया, और जो त्रिगुट बनता था उसको तोड़ने में ये सफल रहे। मतलब एक तरीके से मराठों से तो कह दिए कि ठीक है हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे, उनको किनारे कर दिए, लेकिन और जो अन्य शक्तियां थी जिसमें बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण था मैसूर, उसको जो है ये इसी ड्यूरेशन में आप देखेंगे 1799 में जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसके उसमें जो है मराठों को सॉरी मैसूर को ये हराने में कामयाब होते हैं, और मैसूर का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हो जाता है। और आप सोचिए कि 99 में मैसूर हारता है, और उसके तीसरे साल ही 2 में क्या होता है, ये मराठों से युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं। यानी कि जो 20 वर्ष की शांति इन्होंने पाया था वो रणनीतिक दृष्टिकोण से इन्होंने खूब उसका उपयोग किया। इस दौरान इन्होंने अपनी शक्ति को संग्रहित किया और अपने जो अन्य प्रतिद्वंदी थे उनको हराने का काम किया। जो अवसर मिला कहाँ से, तो सालबाई की संधि के माध्यम से। ठीक है, इस लाइन को एक्सप्लेन हो गया है पूरा ये। अब इसमें देखेंगे कि इस संधि के माध्यम से वे मैसूर और मराठों के गठजोड़ को तोड़ने में सफल रहे, और इसी के परिणाम स्वरूप अंग्रेज मैसूर को तृतीय युद्ध 1790-92 में पराजित कर दिए, और 1802 तक आते आते बसीन की संधि में उन्हें वो सब कुछ मिल गया जिसे वह सालबाई में नहीं प्राप्त कर सके थे। देखिए, गठजोड़ की बात तो मैंने पहले ही बता दिया था, और 1802 में जो द्वितीय युद्ध होता है उसके बाद फिर ये बसीन की संधि करते हैं। हालांकि ये जो संधि होती है इसमें जो है अंग्रेजों का पलड़ा भारी रहता है, अंग्रेज एक विजेता की तरह निकल के आते हैं, और जो यहाँ सालबाई में उनको कंप्रोमाइज करना पड़ा था उसकी क्षतिपूर्ति वो क्या कर लेते हैं, 20 वर्ष बाद बसीन की संधि में वो कर लेते हैं। हालांकि बसीन की संधि में अगर ऐसा नहीं कि मराठे पूरी तरीके से पराजित हो गए थे, उनकी शक्ति समाप्त हो गई थी, हाँ शक्ति कमजोर जरूर हुई थी। अगर पराजित होने की बात है तो वो फिर 1817-18 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में वो पूरी तरीके से पराजित होते हैं। तो ये आपके इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है। इसलिए कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सालबाई की संधि ने भारतीय कूटनीति की चाबी अंग्रेजों के हाथ में दे दी। वही वही जो इसके पक्ष में ये कह रहे हैं
तो ये उन्हीं का तर्क है। अब हम निष्कर्ष में क्या देंगे कि इस प्रकार कहा जा सकता है कि अंग्रेज भले ही संधि के माध्यम से अपना अभिष्ट नहीं प्राप्त कर सके, किंतु कूटनीतिक बुद्धिमानी के कारण आगे के युद्धों को जीतने का मार्ग प्रशस्त कर लिया। अब एक छोटा सा निष्कर्ष दें, क्योंकि अभिष्ट, भाई इनका अभिष्ट क्या था? अभिष्ट तो यह था कि हम मराठों को नेस्तनाबूद कर देंगे, हम भारत की एक मात्र शक्ति बन के उभर के आ जाएंगे। लेकिन वो ऐसा तो नहीं कर सके। उनका जो परसेप्शन था कि मराठे बहुत कमजोर हैं, हम उनको तो बस हरा देंगे, तो वो तो मराठे यूक्रेन साबित हुए, वो अपनी रक्षा करने में सफल रहे। लेकिन ये जरूर है कि अगर देखा जाए कि ये जो 20 वर्ष की शांति ये पाते हैं, उसमें इन्होंने नो डाउट कूटनीतिक तरीके से काम किया और आगे के युद्धों को जीतने के लिए मार्ग प्रशस्त कर लिया। ये इसका निष्कर्ष हो गया। तो ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर यहीं तक है। आप लोग इस प्रश्न को लिखिए और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग भेजिए, इसको हम चेक भी कर देंगे और आगे फिर नए क्वेश्चन के साथ हम जल्दी ही उपस्थित होंगे। हाँ, एक चीज आप लोगों को ये बताना है कि ये देखिए, प्लासी के निर्णय को अंग्रेजों द्वारा प्राप्त बक्सर की विजय ने पुष्ट कर दिया, टिप्पणी कीजिए। ये हमारा पिछला वीडियो है और इसको आप देख लीजिए, नहीं देखे हो तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। हाँ, ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है समृद्धि आईएएस का, आप लोग ज्वाइन करिए। और इसका जो पीडीएफ है, जो भी मैंने प्रश्न डील किया है, इसका जो पीडीएफ है आपको वही मिल जाएगा। और आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो यही आपको भेजना है, हम इसको चेक करके सेम डे या अगले दिन आपको इसमें जो कमियां रहेंगी आपके उत्तर में वो बता देंगे, क्या अतिरिक्त जोड़ना है वो बता देंगे। तो ये सारी चीज़ें आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पा सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ऐसे ही जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनके साथ समय समय पर उपस्थित होते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नए प्रश्न के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।